एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। इसका ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग जो आपके बिग क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में और जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसका दोनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 भी समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझ चुके हैं। एंड ऑल्सो चैप्टर 1, 2 के इसके हम लोग नोट्स भी कवर अप कर चुके हैं। 3 की भी वीडियो आ जाएगी, उसके भी नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा टॉपिक जो हो सकते हैं वो भी कवर अप हो चुके हैं। एंड ये सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो प्लेलिस्ट गिवन है वहां पे पूरी की पूरी क्लास 7 की प्लेलिस्ट है, जिसमें वो सब है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा नोट्स, जो आपके चैप्टर को समझते हुए हैं, द बिग क्वेश्चंस, द नॉर्मल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच उन वाली वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो चलो ऐसे ही हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसका एक्सरसाइज भी बहुत छोटी सी है। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपके बिग क्वेश्चंस जो आपके स्टार्टिंग में दे रखे हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, व्हाट इज मेंट बाय द सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो हमने पढ़ा हुआ था कि सेकंड अर्बनाइजेशन जो है इंडिया की, जो हमारी फर्स्ट मिलेनियम बीसी के बाद शुरू हुई, यानी कि हम मानेंगे 600 बीसी के आसपास जो है वो शुरू हुई थी। जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि भाई किस तरीके से जो आपके सिविलाइजेशन थी वो पहले हमारी इंडस वैली में थी, और वहां से आप देखोगे एंड जब आएगा ना फर्स्ट सेकंड मिलेनियम बीसी का जो एंड होता है, बेसिकली इट्स 1900 या 1800 बीसी के आसपास, ये हमने पढ़ा था कि ये खत्म हो गया था। और उसके बाद कुछ सालों बाद जो है लोग बाग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, और यहाँ पे शिफ्ट होने की हमने कुछ रीजंस की बात करी थी, वो सब हमने चैप्टर में कवर अप करा हुआ है कि लोग क्यों यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा था, यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स थे, यहाँ पे गंगा रिवर थी, उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, ये सब यहाँ पे इसके रीजंस बनेंगे। हम इसी को हमने यहाँ पे कहा था इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन। तो जहां पर हमने बोला कि भाई जो इंडस वैली से जो सिविलाइजेशन थी वहां पे जब खत्म हो गई, जब उसका डिक्लाइन हो गया आपका 600, आपका बहुत पहले हो गया 1800 बीसी के आसपास, उसके बाद उसके कई सालों बाद उस तरीके से पूरे 1 सेंचुरी तक, 1 मिलेनियम तक ना, 1000 साल तक ऐसे ही रहा था, कोई कहीं पे सिविलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन आप देखोगे 600 बीसी की स्टार्टिंग में वहां पे 6th सेंचुरी में लोग जो है इंडस वैली से हटकर जो है यहाँ पर अब गंगा प्लेन्स की तरफ शिफ्ट होने लग गए थे, और यहाँ पे अब अर्बनाइजेशन आने वाला था। उससे पहले हड़प्पा का वहां पे था इंडस में, और वो अब खत्म हो गया था, तो अब वो गंगा वैली में आने वाला था। इसी को हमने कहा था इंडिया की सेकेंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी थी आपकी, आईवीसी की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जिसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये कौन सी आपकी गंगा वैली की सिविलाइजेशन, जो कि इसके बाद हुई है। जब हड़प्पा वाला डिक्लाइन हो गया, वहां पे अर्बन कल्चर जो है खत्म होने लग गया, स्टेट जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, सब खराब हो गया धीरे धीरे करके। और वो कब हुआ था, हमने पढ़ा था कि हड़प्पा वाला ये सब कब खत्म हुआ था। आप देखोगे इसके आसपास, आप यहाँ पे यानी कि बेसिक एक तरीके से यहाँ पे मैंने बोला 1800 1900 बीसी के आसपास हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया था। और तभी आप देखोगे कई हजार साल तक वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। लेकिन 600 बीसीई के बाद यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वर द जनपद एंड महाजनपद। भाई ऐसा क्यों है कि जो जनपद है महाजनपद है बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए इंडिया की हिस्ट्री में। जनपद क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने कि जब ये लोग उस हड़प्पा से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो क्या था, बहुत सारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग रीजन से आ रहे थे। आपने देखा था यहाँ पे, हमने देखा था ना मैप के थ्रू, कहाँ गया मैप, एक सेकंड, यहाँ पे हमने देखा था मैप के थ्रू कि कुछ लोग पाकिस्तान के होंगे, कुछ लोग अफगानिस्तान के होंगे, अलग अलग एरियाज के होंगे। लेकिन पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। लेकिन आज के टाइम पे अभी पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, ऐसे ऐसे था। पहले तो सब कुछ ये एक ही था। तो यहाँ से जो लोग उठ के वो यहाँ की तरफ, जब ये लोग, आई नो व्हाइट मार्कर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कर देती हूँ। देखो, लोग आधे यहाँ के होंगे, आधे लोग यहाँ के होंगे, आधे लोग यहाँ के होंगे, ये सब जो लोग यहाँ के शिफ्ट होकर वो यहाँ पे आए होंगे। तो हमने कहा था अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म हुए होंगे लोगों के, उन ग्रुप्स को हमने बोला है क्लैंस। क्या बोला था हमने, उन्हें कहा था क्लैन, CLAN, क्लैन। मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक बार जाके वीडियो को पूरा देख लो जहां पे हमने चैप्टर्स को समझा हुआ है, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने बोला भैया यहाँ पे जो है क्लान्स फॉर्म हुए थे, और क्योंकि ये क्लान्स अलग अलग रीजन से आए तो सबका अपना अलग कल्चर, अपना अलग कस्टम होगा,
तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म हो गए। अब यही जो ग्रुप जो एक सर्टेन एरिया से आए हैं, जब उन्होंने यहाँ पे अपने कदम रखे हैं इस वाले एरिया को, जहां पे बेसिकली क्या, अब जिस एक एरिया में एक ग्रुप रह रहा है उस एरिया को हमने बोला है जनपद। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप वहां से उठकर आए इंडस से गंगा की तरफ। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोगों ने जो क्या करा, अच्छा तू भी सेम है, अच्छा तुम भी सेम हो, तुम भी सेम कल्चर के हो, आज हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये ग्रुप जो है एक जगह पे रह रहे हैं, जिस टेरिटरी में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं उस एरिया को, उस टेरिटरी को, उस जगह को क्या कहा गया, जनपद। ठीक है जी। अच्छा, इसे हमने जनपद का, हमने ये भी समझा था कि मान लो ये एक जनपद है, एक ये जनपद है, एक ये जनपद है, क्योंकि छोटे छोटे ये होते हैं, छोटे छोटे से थे। लेकिन जब उन्हें ये दिखा भाई ये वाला और ये वाला कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सेम ग्रुप है, तो इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया, एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर ली, जिसे हमने बोला महाजनपद। अब ये बात क्लियर थी। तो ये इस तरह से आपको पता है, आपके चैप्टर में 16 महाजनपद का जिक्र करा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो 4 थे, कौशल है आपका, मगध है, अवंती है, ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, और ये सब बात जो है हमने चैप्टर में करी है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है कि जो जनपद है और जो महाजनपद है कि इंपॉर्टेंट इसलिए थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करा भाई, इसके बाद जो है ना अभी तक सोसाइटीज बहुत ट्राइबल रूप से चल रही थी, बहुत नॉर्मल रूप से था, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था बेसिकली। लेकिन अब जो है क्या हुआ, ट्राइबल से हटे, और ट्राइबल से हटके क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम आया, एक सोशल सिस्टम आया यहाँ पे जो पहले प्रेजेंट नहीं था। मैं ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ, आप ताकि स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको इसका। ठीक है, तो वो ले लेना बेशक, मैं हल्का से ऐसे भी कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो गायब हो रहा होगा वो नहीं होगा। अच्छा, साथ साथ कह रही भैया, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नई नई सिटीज की डेवलपमेंट होगी, जो पहले नहीं थी, बहुत कम था, बहुत कम स्केल पर था, जो ये अर्बनाइजेशन जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो सब खत्म हो गया था, तो वो और यहाँ पर आई। ऑल्सो आपको पता है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था उसमें आयरन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, आयरन तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, तो वहां पे आयरन यहाँ पर आया, उसका वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई, जिससे हमारे सिविलाइजेशन को बहुत डिफरेंस आया, बहुत उसमें इम्पैक्ट पड़ा। और अगर खासकर बात करूं महाजनपद की, तो इसमें तो उसके बाद पावरफुल स्टेट्स वगैरह बन गई थी। क्या बन गई थी बच्चा, पावरफुल स्टेट्स बन गई थी बहुत, जिसने एक तरीके से मैं कहूंगी फाउंडेशन रखा, बेस रखा, जो बाद में आपके मौर्याज आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, ये सब लोग आएंगे, गुप्ता की डायनेस्टी आएगी, हर्षवर्धन आएंगे, वो सब आएंगे, उनकी इन्होंने फाउंडेशन भी रखी थी एक अलग से पावर। तो बेसिकली क्या करा जनपद महाजनपद ने, ट्राइब के सिस्टम को हटाकर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ट्राइब के सिस्टम को हटाकर उन लोगों ने पॉलिटिकल एक सिस्टम, एक सोशल सिस्टम बनाया, एक स्ट्रक्चर तैयार करा जो पहले प्रेजेंट नहीं था। इनके आने के बाद डेवलपमेंट और अच्छे रूप से हुई, क्योंकि यहाँ पे सबको ये हुआ कि हमें अपने एरिया को और बड़ा करना है, तो उन लोगों ने अपने अपने एरिया में डेवलपमेंट करी, चाहे आयरन की टेक्नोलॉजी लेकर करी, चाहे किसी भी तरीके से करी, लेकिन डेवलपमेंट करी, एंड दैट्स व्हाई हमारे इंडिया की हिस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ साथ इन लोगों ने फाउंडेशन तैयार करा था मौर्यास और गुप्ता की डायनेस्टी के लिए, जो बाकी बाद में और वंशज आएंगे। देखो डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, वंशज। डायनेस्टी का मतलब क्या है बच्चा, वंशज, कि पापा के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये जो चल रहा है ना पूरा का पूरा, इसे आप बोलते हो डायनेस्टी, वंशज। समझ में आ गया जी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है भैया, अब महाजनपद या जनपद ने किस तरीके का गवर्नेंस का सिस्टम इवॉल्व करा था, और वो हमने चैप्टर से पढ़ा हुआ है। जो कुछ महाजनपद थे उनमें क्या था कि भैया बिल्कुल मोनार्की थी, कि जो राजा ने कह दिया वही चलेगा, राजा अल्टीमेट अथॉरिटी है। हमने देखा था ये अलग अलग महाजनपद में अलग अलग, ये आपका क्वेश्चन भी है अभी जो आप पढ़ोगे क्वेश्चन आंसर्स में, उसमें भी यही चीज, क्योंकि हमने देखा चैप्टर में भी कि भाई जो वाजी कॉन्फेडरेसी थी, जो मल्ला थे, वहां पे सिस्टम क्या था कि वहां पे डेमोक्रेसी है, जिसे हमने अर्ली रिपब्लिक्स भी कहा था। याद आ गया कुछ कुछ, हमने वो चीज डिस्कस भी करी थी। साथ साथ हमने यहाँ पे कहा था कि जो कुछ ऐसी मोनार्की आपकी महाजनपद थे जहां पे बिल्कुल मोनार्की थी, तो राजा ने कह दिया वही चलेगा। राजा की जो पोजिशन है वो भी हेरिडेटरी है, पापा के बाद बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो कुछ महाजनपद थे वहां पर ये भी था कि राजा तो है, वो बना भी खुद से ही है, लेकिन थोड़ा बहुत वो लोगों की जो असेंबली बैठती है बेसिकली, सभा और समिति, उसकी एडवाइस लेकर थोड़े बहुत काम करेगा। उसकी एडवाइस लेना मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ है कि हाँ जी एडवाइस लेनी ही लेनी है, बस ये था कि एडवाइस अगर लेगा तो अच्छा रूलर होगा जो एडवाइस लेके काम करेगा, असेंबली मेंबर्स की भी। तो ये हमने कुछ चीज पढ़ी थी। दैट मींस कौन सा गवर्नेंस का सिस्टम इन्होंने इवॉल्व करा, दैट वाज मोनार्कियल और रिपब्लिक। तो मोनार्कियल भी किया था कुछ महाजनपद ने, कुछ ने रिपब्लिक वाला सिस्टम भी इवॉल्व किया था।
समझ में आ गया जी। अब देखो, अच्छा एक बच्चे की क्वेरी थी कि मैम चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर्स रह गए जो वो वाले थे ऊपर वाले, हाँ वो रह गए थे जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो जब अभी 2 3 दिन में जब मैं चैप्टर थर्ड का जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, नोट्स होंगे, जब वाली वीडियो कवर करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं आपको जो बिग क्वेश्चन थे उसके वो जो रह गए चैप्टर नंबर 3 के, उसको भी कवर अप करा दूंगी, तो आप टेंशन मत लेना। ओके जी। अब देखो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन और एक्टिविटीज की कौन कौन से इसमें रहेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर आप कह रहे, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, मैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स। जो आपकी चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कोटेशन थी उसको आप देखो और उसको डिस्कस करो ग्रुप्स में। अब दिखाती हूँ क्या थी। कंपेयर करो अपनी ऑब्जर्वेशंस को और कंक्लूजन को ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंडेड फॉर अ किंगडम। आप देखो कंपेयर करो कि हाँ भाई कौटिल्य ने क्या कहा था, एक किंगडम, एक राज्य कैसा होना चाहिए उसने क्या बताया था, और आज से क्या ज्यादा डिफरेंट है ये। एक बार मैं दिखाती हूँ कि कौटिल्य जी की जो चाणक्य थे उनकी क्या उस टाइम पे मैं कहूंगी कोटेशन थी रिगार्डिंग अ किंगडम कि भाई एक राज्य कैसा होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे बता रखा था कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, भैया एक राज्य ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके, अपनी ही नहीं बल्कि अगर कोई दुर्घटना हो गई है किसी बाहर जगह पे तो वो बाहर के लोगों को भी अपने यहाँ पे रख सके, उनको सस्टेन कर सके, यानी कि खाना पानी सबका इंतजाम कर ले उन सबके लिए। एक राज्य में कल्टीवेबल लैंड होना चाहिए जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सके। एक राज्य में माइंस होने चाहिए जहां से खान वगैरह निकलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसा आएगा। बड़े बड़े फॉरेस्ट होने चाहिए लकड़ी वाले अच्छे खासे, पास्चर्स होने चाहिए यानी कि ग्रासलैंड होना चाहिए, पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ आप अपनी रेंज अपनी कल्टीवेशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंड ना हो, आपके पास अदर सिस्टम भी होने चाहिए इरिगेशन करने के लिए, अच्छे रोड्स होने चाहिए, आपके पास वाटरवेज होने चाहिए, और आपकी जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज पाई जाए, बेची जाए, सेल करी जाए, प्रोड्यूस करी जाए। ये तो बात कही स्वयं कौटिल्य ने कि भाई एक राज्य जो है कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर हो, फर्टाइल लैंड हो, ये हो वो हो। आपने देख लिया। आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आपको क्या लगता है कि आज से ये डिफरेंट है क्या, आज हम क्या चाहते हैं कि आज एक राज्य एक रीजन कैसा हो, आज हम क्या चाहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई आज हम मान लेते हैं कोई किंगडम है, हालांकि वी डोंट यूज द वर्ड किंगडम इन दिस केस, हम किंगडम आज के टाइम पे वर्ड नहीं यूज करते, हम रीजन या फिर स्टेट वर्ड यूज करते हैं। अब अगर बोलो भैया स्टेट जो है कैसी होनी चाहिए, उस टाइम से डिफरेंट कैसे, आज हम क्या चाहते हैं एक स्टेट कैसी हो, एक कंट्री कैसी हो, उस कंट्री में सबसे पहली बात डेमोक्रेसी हो, कंट्री में क्या हो, डेमोक्रेसी। ऐसा भाई कौन चाहेगा आज के टाइम पे कि हमारी जो कंट्री है वो ना मोनार्की हो, राजा का राज हो, जय राजा की, कोई चाहेगा नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे हाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो हमारा हेड हो वो इलेक्टेड होना चाहिए, हम सबकी बातें सुननी चाहिए। ठीक है भैया ये हमने बोला कि डेमोक्रेसी हो जिसमें जो हमारा लीडर है वो अकाउंटेबल भी हो, यानी कि अगर कोई गलत काम कर दे तो हमें जवाब दे वो उस चीज के लिए, अगर हम उससे पूछे तो ये होना चाहिए। सेकंड बात मैं कह रही हूँ भैया एक कंट्री में आज हम चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसे की जो उस कंट्री में ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए। यहाँ पे देखो मैंने एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन किस तरीके से हो, सस्टेनेबल तरीके से हो। जैसे मतलब क्या है इसका कि भाई अगर आप देख रहे हो कि आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है लेकिन वो तब उस केस पे हो बेसिकली जब आपको ये हो कि भाई देखो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जब आप अपना जो आज का टेक्नोलॉजी है, आप जो नई नई चीजें यहाँ पे लेकर आ रहे हो, आप आज को इम्प्रूव कर रहे हो, बेसिकली आप आज नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हो, आप नई चीज लेकर आ रहे हो, लेकिन बिना आज के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है जी, बिना आज के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा और इवन उस एनवायरनमेंट को आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना। तो डेवलपमेंट इस तरीके से कर रहे हो आप जिसमें आप आज के एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो और साथ साथ उस एनवायरनमेंट को आगे आने वाली फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हो, उसे आप कहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने वही बोला कि ग्रोथ इस तरीके से हो कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाओ और उसको आगे के लिए बचाकर भी रखो। थर्ड मैंने बोला भैया आज हम चाहते हैं कि अलग अलग आइडियाज आए हम लोगों के पास, जो इंजीनियर्स हैं चाहे टीचर्स हैं, हर तरीके से उनके पास न्यू न्यू आइडियाज आए, वो इनोवेशंस करें। जो इंजीनियर्स हैं वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आए, अलग अलग चीजें लेकर आए, गवर्नमेंट कुछ प्लान ऐसे लेकर आए जिससे वो अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। आज हम चाहते हैं हम सबके पास इक्वल राइट्स हो, सब चाहते हैं ना, कौन चाहेगा कि हाँ जी हमें तो आप ऐसे समझो हम बेकार से, नहीं हम सब चाहते हैं कि हम सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए।
हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि आप काले हो या गोरे हो, आपकी कास्ट क्या है, आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी हो, या आप क्या हो, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास कैसी है, आप हाई क्लास हो, आप लो क्लास हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, ये सब डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो नहीं होना चाहिए। हम सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एजुकेशन के फील्ड में भी, हेल्थ के फील्ड में भी, और इकोनॉमिक यानी कि पैसे वाले फील्ड में भी। हम कह रहे हैं भैया कल्चर को बना के रखो अपने, हम ये भी चाहेंगे कि हाँ जो हमारा आज कल्चर है, एज यू ऑल नो, हम सबको पता है इंडिया का कल्चर बहुत यूनिक है, तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन भी इस कल्चर को बनाकर रखे, इस कल्चर को बचाकर रखे ऑब्वियसली। ठीक है, किसके लिए? टू मेंटेन अ सेंस ऑफ यूनिटी, एक यूनिटी के सेंस के लिए, एकता के सेंस के लिए उस चीज को आप बचाकर रखो। नेक्स्ट वो कह रही हूँ मैं, गुड इंटरनेशनल रिलेशंस विद कंट्रीज टू प्रमोट कॉपरेशन। भाई मैं ये भी चाहती हूँ ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री अलोन रह जाए, भाई किसी से कोई मतलब ही नहीं बाकी कंट्रियों से, नहीं, हमारी कंट्री के जो है बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि बाहर की कंट्रीज से रिलेशन जो है अच्छे होने चाहिए, ताकि क्यों है भाई, भाई ताकि अगर हम कोई भी काम करना हो, अगर हम किसी प्रॉब्लम में, तो बाकी कंट्री हमारी हेल्प कर सके, इफ वी नीड समथिंग तो वो हमको प्रोवाइड कर सके, और इफ दे नीड समथिंग वी कैन प्रोवाइड देम। तो ये जो चीज है, ये जो रिलेशन है आपस में, ये होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। सेकंड की बात करूं अगर मैं, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। भैया टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, जो आपने पढ़ा है अभी तक, उस टाइम पे जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उनको पहले की जो वैदिक सोसाइटी थी, उस टाइम पे उनको कैसे चूज करते थे? हमने पढ़ा है भैया जनपद और महाजनपद के बारे में, कि उस टाइम पे कैसे चूज करते थे। तो हमने बोला भैया जो महाजनपद थे, कुछ महाजनपद में क्या था, किंग जो है, जो राजा है, वो अल्टीमेट अथॉरिटी था, जिसकी क्या था, हेरिडेटरी पोजीशन है, जिसकी हमने देखा था अभी मैंने जिक्र भी किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, हेरिडेटरी पोजीशन थी, पापा के बाद बेटा, फिर बेटा। वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, आज यू एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, अरे अच्छा ओके ओके, वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू भी मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे, वो सारा काम जो है किंग ही करता था। लेकिन कुछ जगहों पे क्या था, किंग जो है खुद से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। अगर उसको अच्छा रूलर बनना है तो ऐसा मानते थे कि भैया अगर वो एडवाइस लेगा असेंबली से, जो सभा है और समिति है, तो काफी अच्छा माना जाएगा, अगर वो अपने मिनिस्टर्स के अलावा इनसे भी एडवाइस ले। थर्ड देखो यहाँ पे कहा गया है, दो महाजनपद की बात करी गई थी, एक था वाजी कॉन्फेडरेसी और एक था आपका मल्ला। इन दोनों ही जगहों पे हमने कहा था सभा और समिति जो है वो क्या करती थी, कुछ डिसीजन ही लेती थी, और डिसीजन के साथ साथ कई बार अपने राजा को भी खुद वो लोग इलेक्ट करते थे। इसलिए हमने कहा था कि इनको माना गया था क्या अर्ली रिपब्लिक्स इनको कहा गया था, जिसमें जो असेंबली के मेंबर्स हैं, क्योंकि वो सब एल्डर लोग होते थे, तो वो सब जो है अपने रूलर को इलेक्ट सिलेक्ट भी करते थे और कुछ मेजर डिसीजन भी लेते थे। तो ऐसे महाजनपद जिनको गण कहा गया या संघ कहा गया, वो मोनार्की नहीं थे, उनको हमने क्या कहा गया, हमने उन्हें अर्ली रिपब्लिक्स डेमोक्रेटिक कहा गया। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, इमेजिन करो आप एक हिस्टोरियन हो। हिस्टोरियन कौन होते हैं? वो इंसान जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास जानते हैं, इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं उसको। तो आप एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हो, वो जो पुराना टाइम है आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज, आप कौन से सोर्सेज का यूज करोगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या फिर लिटरेरी सोर्सेज, महाजनपद के बारे में और जानने के लिए। और आपको ये बताना है कि हर एक सोर्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बेटर होगी, यानी कि हर एक सोर्स से आपको महाजनपद के बारे में क्या पता चलेगा। देखो सबसे पहली बात, आप इतना बड़ा मैंने लिखा है, बच्चे बोलेंगे मैम शॉर्ट आंसर दो। भाई देखो मैंने आप बोला हुआ है, मैंने यहाँ पे कई पॉइंट्स लिखे हैं। देखो यहाँ से आपका आर्कियोलॉजिकल शुरू हो रहा है, यहाँ से, और इस आर्कियोलॉजिकल एक सेकेंड, हाँ आर्कियोलॉजिकल के बारे में मैंने कई कई बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको जो इनमें से अच्छा लगे आप सिर्फ उतना ही यहाँ पर पॉइंट्स लिखो, आप सारे पॉइंट्स मत लिखो। मैं यहाँ पे हर एक बच्चे का ध्यान रख के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, ताकि किसी को क्या पता ये याद करने में ये वाला इजी लगे, किसी को याद करने में ये वाला इजी लगे, तो आपको जो इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग वो याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले समझ लो, रट्टा नहीं मारना प्लीज मेरी क्लासेस में। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज आप लोग कुछ समझ कर जाओ, ना आए तो कमेंट बॉक्स है ना आप लोगों के लिए। इवन आप लोगों को पता है प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, आप वहां पे भी मुझे फॉलो करके वहां पे भी डीएम कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो, प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल। ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है अभी, क्योंकि मैं कुछ पोस्ट ही नहीं कर रही हूँ बेसिकली, बट अभी अब करूंगी, लाइक आई एम थिंकिंग टू पोस्ट समथिंग। तो अगर कुछ आइडियाज हो कि मैं क्या डाल सकती हूँ तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो। चलो पहले पढ़ लेते हैं।
सबसे पहली बात, लिटरेरी सोर्सेज होते कौन से? लिटरेरी का मतलब नाम से पता चल रहा है जो पढ़कर, जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या है भैया? वो रिटन मटेरियल्स है, वो जो लिखे हुए हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री के बारे में, वहां उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम के लिटरेचर के बारे में बेसिकली। तो वो बुक्स है, वो मैगजीन्स हो गई, वो पैम्पलेट्स हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं उसे हम बोलते हैं, वो हमारे हैं लिटरेरी सोर्सेज। जो बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, मैगजीन, जो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे, बेसिकली वो रिटन मटेरियल है, जैसे पढ़कर हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा होता था, तो वो आपके बच्चा लिटरेरी सोर्सेज। हालांकि इससे हमें उस टाइम की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं मिली है, क्योंकि आप देखो वो लिखी हुई चीजें, तो क्या पता वो खराब हो गई है, क्या पता वो उड़ गई है, क्या पता किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी, क्या पता वो जल गई, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो इतने ज्यादा ना हुए अवेलेबल आज के टाइम पे। इसलिए जो भी हमें बेसिकली हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? तो वो सोर्सेज होते हैं जो, मान लो कोई साइट थी, कोई लोकेशन थी, वो खराब हो गई, किसी ने वो जला दी, तो अब कुछ ना कुछ तो रिमेन बचा होगा ना उसका, कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर बचा होगा, जिससे हम पता लगा सके कि हाँ यहाँ पे क्या था। तो वो टेंजिबल चीज, वो जो गुड, जो हाथ लगा सके, हम उसको टच कर सके, तो वो जो चीज हमारे सामने है बेसिकली, जो देख रहे हैं हम, अच्छा ऐसा था, उसको उठा के देख रहे हो, अच्छा ओके, ऐसा आप फिर उसकी स्टडी करोगे फिर आप लोग, तो वो क्या आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। मान लो कोई भी ऐसे साइट थी, कोई लोकेशन जिसे खाली करा दिया गया, आपको वो दिख गई है, तो वो साइट जो है बिल्कुल खाली पड़ी है। अब जैसे आप देखोगे लोथल, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, लोथल है, ये जो साइट थी, ठीक है, ये कुछ साइट्स थी इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर थी, और जो जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, सॉरी जिनको समझकर, बेसिकली देखकर और समझकर, स्टडी करके, उन लोगों ने, सब लोगों ने अंदाजा लगाया कि समझा, उस चीज को देखा कि हाँ क्या हुआ था, क्या होगा। तो वही बोल रही हूँ मैं। प्लस इंस्क्रिप्शन, हमने पढ़ा हुआ, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जो ऐसे किसी भी हार्ड सरफेस पे गड़वा के लिखवाते हैं ना कुछ, एक तो होती है आपकी मनुस्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पाम लीफ पे कुछ लिखवा दिया ऐसे, उससे वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है, जो आपने एक हार्ड सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे या फिर कुछ लिखवा रखा है गड़वा कर, तो वो कैसे खराब हो जाएगा? कुछ कॉइन से आपने अंदाजा लगाया, कॉइन आपको मिले, पंच मार्क कॉइन्स मिले आपको, आपने देखा, डेट बैक करा उनका कि हाँ कब के हो सकते हैं, आपने उसको समझा। कुछ जो भी आपके ह्यूमन के रिमेन्स मिले, प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो आपको मिले, आप उसको समझ सकते हो। दैट मीन्स जो आप पढ़कर, जो रिटर्न मटेरियल आपको मिल रहा है, वो आपके लिटरेरी सोर्सेस, और जो आपको सामने दिख रहा है, अच्छा ये, अच्छा वो जो कुछ इवेंट हुए, कुछ भी चीजें हुई, तो वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं भैया कि आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से क्या, आपको लिटरेरी सोर्सेस से क्या मिल जाएगा? नॉट वेरी मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि हाँ भाई महाजनपद के नाम क्या क्या थे, क्योंकि नाम तो आपको, हालांकि नाम जो है आपको वो भी इंस्क्रिप्शन से मिल सकते हैं। इंस्क्रिप्शन ये वाले आपको यहाँ पे किसी इंस्क्रिप्शन पे नाम गड़वा के लिखवा रखा, आपको वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की हमें बातें जानने को मिल सकती है, कैसा होता था, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में हम जान सकते हैं बेसिकली। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि हम इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं कि गन होता था, संघ होता था, असेंबली होती थी, तो वो चीज कैसे, वो लिखा है ना कहीं, तभी हमको पता चला है, तो वो आपके लिटरेरी सोर्सेस। अच्छा जी, फिर अगर बात करूं, ऑल्सो आप, मैंने बताया कास्ट सिस्टम, अलग अलग क्लासेस का रोल क्या था सोसाइटी में, ये हमको पता लगा कि भाई किस तरीके से मोनार्की थी, कहीं पे रिपब्लिक था, तो ये हमने कहीं पढ़ा होगा ना जरूर, तभी हमको पता लगा इन सब चीजों के बारे में। अच्छा जी, और साथ साथ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करेगा कि ऐसा होता था उस टाइम पे, ये चीजें होती थी, वो हमको पता लगा। ऑल दो जो रिचुअल्स वगैरह है वो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी पता चलता है, क्योंकि मान लो आप कहीं गए, आपको हवन कुंड दिख गया, अगर आपको हवन कुंड दिख गया, आपको उसकी साइड दिख गई, बेसिकली कुछ आग वगैरह का दिख गया, कुछ जलाने का कुछ दिख गया, या आपको भट्टी दिख गई, कुछ भी दिख गया आपको, आप समझ जाओ कि अच्छा, यानी कि उस टाइम पर रिचुअल्स भी परफॉर्म होते थे, उस टाइम पर भी सेक्रीफाइसेस होते थे, आप समझ जाओगे। आपने देखकर समझ लिया उस चीज को, आपको सामने दिख रहा है, तो रिचुअल्स वगैरह जो है, ये चीज आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी पाई जा सकती है। वही कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पोट्री के बारे में, क्या क्या बनता था, टूल्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, कि उस टाइम पे लोगों की जिंदगी कैसी थी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कैसी थी। जैसे आपने देखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हमने देखा था, तो चैप्टर का जिक्र किया था कि वहां पे ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा था। अब हमें कैसे पता लगा? वहां पे देखा हमने जाकर कि अच्छा इस तरीके से नाली बना रखी है, शायद नाली होगी, और नाली के थ्रू यहाँ पे सिस्टम बना रखा है प्रॉपर, तो हमको देखकर उनकी आम जिंदगी के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में पता लगा। अच्छा, अगर हमने देखा है फोर्टिफाइड सिटीज, हमें कोई ऐसी सिटी मिली जहां पे चारों तरफ उसको ढक रखा है,
हम यहाँ समझ जाएंगे कि भैया वहां पे उन लोगों ने अर्बन प्लानिंग भी कर रखी थी, ड्रेनेज का सिस्टम था, हर एक चीज का वहां पे सिस्टम है, वहां पे रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं, हमें वो सब वहां पे दिख गया बेसिकली। हमें दिख गया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का डेवलप है, तो यानी कि वहां पे अर्बन सेंटर्स भी थे, अगर वहां पे सिटीज फोर्टिफाई कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन है यानी कि वहां पे एनिमी भी थे, यानी कि वहां पे फाइटिंग भी हुई थी थोड़ी बहुत, ये सब चीज भी हमें पता लग गया हमें। अगर हमको ट्रेड रूट दिख जाते हैं, पोर्ट्स का दिख रहा है, तो हमें अगर मान लो हमें इस करेंसी, इस कंट्री की जो इस एरिया की करेंसी थी, जो इस एरिया के जो कॉइन्स थे, वो हमें किसी और एरिया में दिख गए, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ट्रेड भी होता था, यानी कि ये समझेंगे ना हम कि अगर मुझे मान लो यहाँ के कॉइन्स अगर मुझे साउथ अफ्रीका में मिल जाए, तो मैं क्या कहूंगी, मतलब ट्रेड होता था उस टाइम पे। तो मैं समझ गई ऐसे, मैंने कहीं पढ़ा नहीं ना, वो मैंने सिर्फ देखा समझा उस चीज को, तो वो हम पता चल जाएगा हमें यहाँ से। अगर मुझे आर्किटेक्चरल रिमेन्स दिख रहे हैं, अगर मुझे ब्यूरियल ग्राउंड दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं दबे दुबे दिख रहे हैं, भाई यहाँ पे जो एक गड्ढा करके ये लोग यहाँ पे अपना खुद कर अब किसी को भी डेड बॉडी को यहाँ पे ब्यूरी कर देते थे, दफना देते थे, तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा ऐसी प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पे हुआ करती थी। अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ रिलीजियस बिलीफ वगैरह दिख गए, तो अगर मुझे कुछ ऐसी चीजें वहां पर दिख गई है, कुछ प्रैक्टिसेस वहां पे दिख गई है, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ जी ये सब चीजें जो उस टाइम पे प्रेवलेंट होती थी। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। तो ये आपके हुए कुछ लिटरेरी सोर्सेस और ये आपके हुए कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी। आयरन जो जब आ गया, मेटलर्जी का मतलब हमने चैप्टर में समझा था, मेटलर्जी का मतलब होता है जब हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, कि निकालना कैसे उसको, उसका यूज करना, जब हम ये सब चीज सीख जाते हैं इसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो आयरन की मेटलर्जी जो इंपॉर्टेंट क्यों हो गई अर्बनिज्म की ग्रोथ के लिए फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, आप इस चैप्टर का भी कुछ जो पॉइंट्स लिखे उसका भी यूज कर सकते हो, अपनी नॉलेज से भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे इसका आंसर बहुत छोटा सा ही लिखा है, डोंट वरी, कि इसमें आप मैंने बोला है कि डेवलपमेंट जो है आयरन की मेटलर्जी की वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज इससे हमें एक स्ट्रॉन्गर, एक बहुत अच्छे, क्योंकि देखो आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे कॉपर और ब्रॉन्ज ये दो मेटल्स थे, इनके टूल्स वगैरह जो है यूज होते थे। ये आपकी जो थी फर्स्ट वाली अर्बनाइजेशन। लेकिन जब सेकंड अर्बनाइजेशन आई, इस टाइम पे आयरन का यूज होना शुरू हो गया था, और यहाँ पे इससे क्या बेनिफिशियल, इससे क्या बेनिफिट्स हुए, क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इससे हमें और अच्छे टूल्स और अच्छे वेपन्स और स्ट्रॉन्गर वेपन्स जो इवन लाइटर भी हैं और शार्प भी है, ये हमें यहाँ से मिल गए थे। चाहे वो स्वॉर्ड्स वगैरह है, चाहे वो शील्ड है ऐसे ढकने वाली, चाहे एरो वगैरह है, तलवार है, स्वॉर्ड्स, कुछ भी चीज है, वो सब जो है हमको मिल गई थी। जिससे क्या हुआ, अगर हमको वेपन्स मिल गए, अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर के टूल्स मिल गए हैं, है ना, हमको टिलिंग करने के लिए मिल गए हैं टूल्स, हो मिल गया है ना, हमको प्लो करने के लिए मिल गए, सब कुछ मिल गया, आयरन का मिल गया, आपकी बहुत और अच्छा मिल गया, तो वो क्या हो रहा है, हमारी उससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जो काम पहले कॉपर से इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, आयरन से हम उसको एग्रीकल्चर में और अच्छा यूज कर पाएंगे, तो हमारी क्या होगा, उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और क्योंकि हमको वेपन्स मिल रहे हैं अच्छे, तो हमारी मिलिट्री की एडवांसमेंट होगी, बहुत सिंपल है, और कंस्ट्रक्शन भी हमारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टूल्स वगैरह हमको सब मिल गए, तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी अच्छा होगा, जिससे ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी और अर्बनाइजेशन में हेल्प मिलेगी। अर्बनाइजेशन तो यहाँ पर आनी ही आनी है, अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मिलिट्री में हम अच्छे हो गए हैं, हमारा सिस्टम डेवलप हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या आ जाएंगे, अर्बनाइजेशन के अंडर हम जो लोग हैं वो आ जाएंगे। सॉरी, समझ में आ गई आपकी वाली चीज? एंड दैट वाज द, जो भी आपके चैप्टर से क्वेश्चंस वगैरह थे, एक्स्ट्रा जो आपके बुक के क्वेश्चंस थे हमने वो कवर अप करे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा नोट्स है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब एक बच्चे की क्वेरी आई है चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप हम उसे भी कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। एंड ओके, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, और चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो आपकी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें जो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नोट्स वगैरह डिस्कस करे हैं, उसके लिए आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लो, एडुमेंटोरियल्स के नाम से ये आपको मिल जाएगा। 25-26 सब्सक्राइबर्स है, कुछ ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा बच्चे नहीं आए उस पर, तो आप लोग आओ ज्वाइन करो, पीडीएफ वहां डाउनलोड करो वहां से, एंड देन जस्ट यू कैन यूज देम। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।